आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। पहलगाम जो कभी कश्मीर की शान हुआ करता था, अब वो जगह बन गई है जहां की वादियां खून और आंसू की गवाह देती हैं। 22 अप्रैल 2025 वो काला दिन है जहां न जाने कितनी सुहागिनों ने अपने माथे के सिंदूर को अपनी ही आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा। न जाने कितने वालिदैन से उनके बच्चे छीन गए और उनके बुढ़ापे का सहारा छीन गया, जिसे स्थानीय लोग भी कश्मीरियत पर हमला मानते हैं। इस हमले का प्रतिशोध लेने की आग सिर्फ पहलगाम में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में फैल गई। इस हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमले किए और पाकिस्तान को बताया कि जो भारत से टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। इस हमले से बौखलाकर पाकिस्तान ने भी भारत पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने पाक को मुंहतोड़ जवाब दिया और S-400 से पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को निस्तनाबूद कर दिया। इसी मामले पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ अनूप दुबे मौजूद हैं। अनूप, एक शेर है, कहते हैं कि करते हैं जो मुल्क से गद्दारी, सुन लें खू का हर कतरा शर्मिंदा बोलेगा। और पाकिस्तान पे ये शेर पूरी तरह से फिट बैठता है। और पाकिस्तान ने जो पहलगाम पे हमला किया उसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए अक्षिता, पाकिस्तान मैं पहले से कहता रहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमारे संस्कार को, हमारी विनम्रता को वो कमजोरी समझ बैठता है। जब भी कभी आपका दुश्मन अपनी विनम्रता को और संस्कार को या अपने प्रेम को जब कमजोरी समझे, छलावा करे, तो जवाब देना जरूरी होता है। और विश्वास मानिए अक्षिता कि मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहूंगा, ये भारत बदल चुका है। ये वो भारत है जो आंख में आंख डाल के बात करना जानता है, और ये वो भारत है जो गले मिलाना भी जानता है मगर दुश्मन का गला काटना भी जानता है। तो पाकिस्तान निश्चित रूप से इस समय वहां दहशत है। मैं हमेशा कहता रहता हूं और बार बार ये कहता हूं कि पाकिस्तान हमारे ही देश का हिस्सा हुआ करता था, पर जब कभी अपना भाई बिगड़ जाता है ना तो उसे सुधारना पड़ता है, और निश्चित रूप से मोदी ने सुधारने का काम किया है। और मैं कहूंगा कि मोदी में ये क्षमता है कि उन्होंने दिखाया कि एक सशक्त नेतृत्व क्या होता है और जवाब कैसे दिया जाता है। हम आपको बिहार की रैली में ले चलना चाहेंगे जहां मोदी ने दहाड़ते हुए कहा था कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। और सिंदूर जो कल घटना का नाम जो दिया गया, जो स्ट्राइक का नाम दिया गया सिंदूर, निश्चित रूप से आज उन जो सुहागिनों का सिंदूर इन्होंने उजाड़ा है वो आज पछता रहे होंगे। और अभी तो देखिए, अभी ये फिल्म का ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। अक्षिता, भारतीय सेना की ये असली श्रद्धांजलि लोग मान रहे हैं कि जो सिंदूर पाकिस्तान ने पहलगाम में उजाड़ा हमारी सुहागिनों का, उसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और इस ऑपरेशन का भी नाम सिंदूर रखा गया। और कहीं ना कहीं जो इसमें हमारी नारी शक्ति को भी पाकिस्तान पे वो भारी पड़ी है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ नारियों की पूजा होती है, दुर्गा हैं, काली हैं, और यही एक साक्षात रूप में हम इनका जब पूजा करते हैं और जब ये अपने असली रूप में आती हैं तो विरोधियों को दिखा देती हैं कि हम जब चूड़ी पहनते हैं, कंगन पहनते हैं, मांग में सिंदूर लगाते हैं, और जब लाल कपड़े में होते हैं तो किसी की बहू होते हैं, किसी की बेटी होते हैं, मगर जब रौद्र रूप ले लेते हैं दुश्मनों के लिए तो वहीं काली होते हैं, जगदम्बा होते हैं, अंबा होते हैं। तो ये आप जानिए, अभी देखिए ना, ये एक खुराफात करने की कोशिश कर रहे थे और थोड़ा सा पता चला एयर डिफेंस सिस्टम वहां का नस्ते नाबूद कर दिया भारत ने। तो ये अब ये जो भारत है ना अक्षिता, मतलब यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कोई मिल के रहते हैं, मगर ये पाकिस्तान नहीं चाहता है। पाकिस्तान हमेशा इस्लामिक देश है और यहाँ के इस्लाम पे वो यहाँ के जो मुस्लिम हैं वो कहीं ना कहीं उनके आड़ में आके, कुछ मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई मतलब गलत है। आप सोचिए ना कि जो कश्मीर में जो लोग रहते हैं वो लोग अपने ही भाई हैं, बिल्कुल है ना, अपने लोग हैं, और उन लोगों के आड़ में आके हमारे, मैं बता दूं कि आज अभी कल सोफिया की बात हो रही थी। मुझे लगता है कि हर घर की बेटी पे, भारत की जब शान पे आ जाएगी तो हर घर से सोफिया निकलेगी। ठीक है, जब जब भारत पे कोई नजर उठाएगा तो हर मुसलमान यहाँ का देशभक्त है। और पाकिस्तान ये बात समझ ले कि यहाँ का भारतीय होने पे गर्व करता है, क्योंकि यहाँ एक पुष्प की अभिलाषा भी माखन लाल चतुर्वेदी जी ने बहुत पहले लिखा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला की गहनों में गूथा जाऊं।
तो एक पुष्प की अभिलाषा है कि जहां से शहीद जाते हैं उसके रास्ते में मुझे डाल दो। मुझे किसी का हार नहीं बनना है, मुझे किसी के गले का हार नहीं बनना, किसी का शोभा नहीं बढ़ाना है, मगर मैं धन्य हो जाऊंगा जिस रास्ते से शहीद गुजरते हैं। तो जब यहाँ के पुष्प की अभिलाषा ये हो सकती है तो भारतीयों की अभिलाषा क्या होगी? ये पाकिस्तान को, भारत को समझना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि भारत यहाँ की प्यार की भाषा को समझ पाएगा। अनूप, पाक चाहे जितना भी हिंदू मुस्लिम कर ले, लेकिन जो भारत का हिंदू है या मुसलमान है, जब बात भारत पे आती है तो सब एकजुट हो जाते हैं। मस्जिदों में मुसलमान जाके दुआ करता है कि हाँ हमारे देश में कहीं ना कहीं सुकून आए। मैं आपसे पहले भी कहा हूं ना कि यहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में इस समय सारी जगहों पे एक ही दुआ मांगी जा रही है, एक ही प्रार्थना करी जा रही है, एक ही विनती करी जा रही है कि जो देश के लिए लड़ रहे हैं वो सुरक्षित रहें और पाकिस्तान को वो औकात दिखा दें। कहीं कहीं मुझे लगता है दिवाकर अगर मेरे साथ जुड़े हो तो मैं दिवाकर से बात करना चाहूंगा। अनूप, पाकिस्तान ने जब ये एयर स्ट्राइक की भारत ने, तो पाकिस्तान बौखला गया और पाकिस्तान ने कोशिश की कि वो भारत पे हमला करे और कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करे कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए आज भारतीय सेना ने वापस से उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको निस्ता नाबूद कर दिया अपने S-400 देखिए, पाकिस्तान कहीं से भी इस समय मैं यही कहना चाहूंगा, मैं न्यूज़ 7 के स्टूडियो से बोलना चाहूंगा कि पाकिस्तान ये भ्रम पालना बंद कर दे कि वो भारत के लिए कुछ कर पाएगा। यहां भारत का छोटा छोटा बच्चा भी ना अगर पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के देख ले तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान छोड़ के और देश बनाने ना चला जाए। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान है मेरे ही देश का हिस्सा। कुछ नेताओं ने अलग किया और आज भी आप ये समझो कि देश जो है एक पाकिस्तान है, सबसे ज्यादा आतंकी वहां क्यों निकलते हैं? आप ये देखिए कि पाकिस्तान में आतंकी ही क्यों निकलते हैं, वहां स्पोर्ट्समैन अच्छा क्यों नहीं निकलता है, वहां से अच्छा जो देश में विश्व में नेतृत्व कर सके क्यों नहीं निकल सकता है। भारत में ऐसे ऐसे वीर सपूतों को पैदा किया है कि अन्य देशों में भी जाके भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। और जो मैं बार बार कहता हूं कि जिसकी आदतें खराब हो, जिसको सम्मान रास ना आए, जिसको स्वाभिमान रास ना आए, तो मुझे लगता है कि भारत को समझाना पड़ता है कि सम्मान क्या होता है, स्वाभिमान क्या होता है, आत्मसम्मान क्या होता है, संस्कार क्या होता है। और वो भूल चुका है कि यहां नेतृत्व कौन कर रहे हैं। यहां नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की यहां सरकार है। और नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्स हैं कि दुश्मन के आंख में आंख डाल के बात करते हैं तो वहीं दुश्मन के नस्ते नाबूद करने का मद्दा भी रखते हैं। अक्षिता, हमारे साथ दिवाकर त्रिपाठी जुड़ गए हैं, अनूप, जो कि हमारे ब्यूरो हेड है। आइए उनसे जानते हैं कि उनका इस मामले पे क्या कहना है। दिवाकर, भारतीय सेना ने वापस से पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक की है और उनके जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है उसको निस्ता नाबूद कर दिए। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल अक्षिता, देखिए भारत जो है वो उसने साफ वो जाहिर कर दिया है परसों रात में ही कि वो झुकने वाला नहीं है, वो रुकने वाला नहीं। आतंक के खिलाफ भारत जो है वो पहले तो बोलता आया था, लेकिन अब क्योंकि ये नया भारत है, बदला हुआ भारत है, अगर ये गले लगाना जानता है तो कायराना हरकत पर गले काटना भी जानता है। यानी कि अगर आप पीठ पे छुरी घोपेंगे तो आपकी गर्दन जो है वो भारत काटेगा। और यही भारत ने दिखा दिया है परसों रात में एयर स्ट्राइक करके कि 9 ठिकानों को तबाह किया गया है। देखिए, आज की बात हम थोड़ी बाद में करते हैं, लेकिन पहले हम शुरुआत करते हैं परसों के, यानी एयर स्ट्राइक पार्ट 1 जो है उससे शुरुआत करते हैं। जो 9 ठिकानों पे भारत ने एयर स्ट्राइक की थी, ये पहली बार हुआ है कि भारत ने पीओके यानी कि पाक अधिकृत जो कश्मीर है उससे आगे बढ़ के पाकिस्तान के अंदर मिसाइलें दागी हैं। और मिसाइल जहां दागी गई हैं वो है मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, मरकज तैयबा मुरीद के, सरजल टेहरा कला, महमूद जोया सियालकोट। यानी कि ये जो 9 ठिकाने हैं वो आतंकवादियों के ठिकाने थे, आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर थे। आतंकवादी वहीं से भारत में आतंकी घटना को अंजाम देने का मंसूबा जो है वो वहां पे तैयार करते थे, वहां पे ट्रेनिंग जो है वो दी जाती थी उन कायर पाकिस्तानियों को, उन कायर आतंकियों को जो भारत में आके निहत्थे मासूम लोगों को निशाना बनाते थे। आज अजहर मसूद जो है वो रो रहा है। उसका कहना है कि मेरे परिवार के जो लोग मारे गए उनमें 3 साल से लेकर 7 साल के बच्चे हैं।
तो आज उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, आज उसकी जुबान जो है वो गम में डूबी हुई है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो भी जब भारत में आतंकी हमला करता था या भारत के बाद दूसरे देशों में आतंकी हमला करता था, तो वहां पे ये नहीं देखता था कि वहां पे 1 साल का मासूम बच्चा या 3 महीने का मासूम बच्चा है। क्योंकि चाहे मुंबई हमले की बात कर ली जाए या अन्य हमलों की बात कर ली जाए, उसमें छोटे से लेके बड़े तक, यानी कि चाहे मासूम हो या फिर बुजुर्ग हो, उसकी तक की हत्या इन्होंने की थी। उसके घर वालों के ऊपर क्या बीती होगी। तो आज अगर अजहर मसूद भले रो रहे हो, उनको आभास भी हो कि हम गलत कर रहे थे, लेकिन फिलहाल हम पार्ट 2 पे आते हैं। यानी कि आज जो हुआ है उसको लेके भी कहीं न कहीं ये बात की जा रही है, पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन साफ हो गया है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने बुधवार की रात में भारत की जो 15 सैन्य चौकियां हैं एलओसी पे सीज फायर का उल्लंघन करते हुए उन पे गोलीबारी की है, उसका जवाब आज एक बार फिर से, यानी कि आज गुरुवार को सुबह एक बार फिर से भारत ने एयर स्ट्राइक पार्ट 2 के जरिए दिया है। लाहौर, यानी कि अगर देखा जाए तो लाहौर कश्मीर के बिल्कुल अंदर है। लाहौर में ड्रोन के जरिए S-400 जो ड्रोन है, हार्पी ड्रोन है, उसके जरिए जो एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का, उसको तबाह कर दिया है। कराची, लाहौर से लेके कराची तक जो है वो दहल गया है। तो ये दिखाता है कि भारत की ताकत क्या है। दिवाकर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी अनूप जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या दिवाकर? जी अनूप जी, आप अपना सवाल दोहराएं। मैं ये कहना चाहता हूं, आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो भारत सरकार है और 3 लोगों की टीम, जिसमें नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह, ये 3 की टीम बैठती है और एक प्लान करती है और मॉकड्रिल की प्लान करती है। कल एक सफल, जो कहा जाता है कि मॉकड्रिल होता है पूरे भारत में। क्या आपको लगता है कि ये सशक्त नेतृत्व पे, जो एक कहा जाए कि ये सशक्त नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज हम पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे पा रहे हैं? दिवाकर, अब बिल्कुल अनूप, जाहिर सी बात है कि सशक्त नेतृत्व है उसका परिणाम है, जो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है उसका परिणाम। और मोदी हो, राजनाथ सिंह हो या अमित शाह हो, ये 3 एक प्रकार से देखा जाए तो देश के इस समय स्तंभ माने जाएंगे, दृढ़ शक्ति के और इच्छा शक्ति के, और कहीं न कहीं सशक्त एक जो टीम होती है उसके। क्योंकि आपने देखा होगा इसके पहले भी कई बार हमले हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर घुस के कभी भी वार नहीं किया गया। कभी भी मिसाइलें या ड्रोन हमले जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं किए गए, बल्कि पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर पे किए गए। लेकिन ये दृढ़ इच्छा शक्ति है अमित शाह की, दृढ़ इच्छा शक्ति है राजनाथ सिंह, और सबसे ज्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति है, मजबूत इच्छा शक्ति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कि उन्होंने सिर्फ पीओके ही नहीं बल्कि कश्मीर, माफ कीजिएगा, जो पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकाने हैं उनको तबाह किया। पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम जो लाहौर में है उसको तबाह किया। तो ये दृढ़ इच्छा शक्ति ही कही जाएगी। अनूप, दिवाकर, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है, तो उसका जितना श्रेय भारतीय सेना को जाता है उसका उतना ही योगदान उसमें रॉ का भी रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, रॉ जो है, भारतीय सेना जो है वो मिसाइलें दाग सकती है, भारतीय सेना जो है वो बॉर्डर पे जाके लड़ सकती है। रॉ एक ऐसी है जो कि पाकिस्तान के अंदर ठिकाने कहाँ पे हैं और हमारे बॉर्डर से वो ठिकाने कितने किलोमीटर की दूरी पे है। यानी कि एक एक इंच, जब कोई मिसाइल छोड़ी जाती है तो एक एक मीटर, एक एक इंच का गणना की जाती है कि अगर हम 100 किलोमीटर वाली मिसाइल छोड़ रहे हैं और 99 किलोमीटर पे आतंकी ठिकाना है, तो वो सिर्फ 99 किलोमीटर ही जाए और आतंकी ठिकाने के ऊपर गिरे। तो इसके लिए रॉ ने बाकायदा एनालिसिस किया है, जिस तरीके से उसका नाम ही है, एनालिसिस के लिए ही पड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि उसने एनालिसिस किया तो उसने बताया था रॉ ने कि ये आतंकी 9 ठिकाने हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप हैं आतंकवादियों के, यहाँ पे इनका पूरा मदरसा चलता है जिसमें कि आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है, और ये इतने किलोमीटर, इतने मीटर पे हैं। तो जाहिर बात है कि रॉ ने ही पूरी जानकारी दी। उसके बाद सैन्य अधिकारियों के साथ बैठ के और प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के साथ बैठ के तैयार की गई पूरी रणनीति। इसके बाद सेना ने, भारतीय सेना ने अपने शौर्य का परिचय दिखाया और हमला किया है। तो रॉ इसमें बहुत बड़ी और अहम भूमिका जो मानी जा रही है। दिवाकर, हम आप कल चर्चा कर रहे थे और मैंने कल आपसे कहा था कि ये मोदी हैं और अंतिम बिगुल बजा चुके हैं पाकिस्तान के लिए। तो क्या माना जाए, ये अंतिम बिगुल बज चुका है?
अब बिल्कुल जिस तरीके से लगातार दूसरी एयर स्ट्राइक यानी एयर स्ट्राइक पार्ट 2 किया गया है, उसको देख कर साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ये अंतिम बिगुल जो है वो मोदी ने फूंक दिया है आतंकी पाकिस्तान के खिलाफ। हालांकि उसको पाकिस्तान नहीं कहना चाहिए, मेरी नजरों में तो उसको आतंकिस्तान जो है उस नाम से कहीं के बुलाना चाहिए। हालांकि और भी तमगे जो है वो नामों के हासिल किए हैं, चाहे वो आप कायर कह लीजिए, चाहे धोखेबाज कह लीजिए, तो इस तरीके के नाम भी पाकिस्तान के लिए दिवाकर मैं रोकूंगा आपको। अभी मैं अक्षिता के साथ यही चर्चा कर रहा था कि क्या पाकिस्तान जो है आतंकवाद में अपना प्रतिभा देखता है क्या? पाकिस्तान दूसरे के मारने में, छुप के मारने में अपने आप को प्रतिभावान समझता है क्या? पाकिस्तान क्यों नहीं समझता कि हम उसके भारत, यानी हम मतलब भारत मतलब बाप होता है, वो समझ नहीं पा रहा है क्या दिवाकर? अब बिल्कुल अनूप, देखिए ये कोई पहली बार नहीं कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी हो। भारतीय सेना ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए 9 ऑपरेशन ऐसे किए जिसमें कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, पाकिस्तान को घुटनों के बल आना पड़ा। अगर आपको मैं समझाना चाहता हूं तो एक लाइन में समझाता हूं कि ऑपरेशन रिडल 1965 में हुआ था, पाकिस्तान झुका था। ऑपरेशन अबलेज 1965 में हुआ था, पाकिस्तान झुका था। ऑपरेशन कैक्टस लिली 1971 में हुआ, पाकिस्तान झुका। ऑपरेशन त्रिशूल और पायथन 1971 में हुआ, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में हुआ। ऑपरेशन विजय 1999 कारगिल युद्ध हुआ। ऑपरेशन सफेद सागर 1999 में हुआ। अभी हाल ही में ऑपरेशन बंदर 2019 में किया और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर जो है वो किया गया। और इन सभी 9 ऑपरेशनों में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन उसके बाद वो घुटनों के बल है, खुद कर्ज में डूबा हुआ है, खुद उसका कुछ नहीं है, वो चीन से भीख मांगता है। आपने देखा होगा पिछले एक पखवाड़े में लगातार वो दुनिया भर के देशों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है कि हमें एयर डिफेंस सिस्टम दिया जाए, हमें जो युद्धक सामान है वो दिया जाए, हमें पैसे दिए जाएं, हमारे पास खाने की चीजें नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वो भारत से लड़ने आता तो उसके समझ में नहीं आ रहा है कि आप भारत से इतनी बार डिफीट खा चुके हो। पिछले 3 दिन में लगातार देखा गया है कि आप कोशिश कर रहे हो भारत पे हमले की, लेकिन आपके फाइटर प्लेन जो हमले करने आते हैं वो मार गिराए जाते हैं। आपके एयर डिफेंस सिस्टम आपके लाहौर में घुस के, यानी कि आपके घर के अंदर घुस के तबाह कर देता है भारत, तो आप भारत से कहां जीत पाएंगे? लेकिन इसके बावजूद अगर पाकिस्तान आ रहा है तो उससे बड़ी शर्म की बात पाकिस्तान को ये नहीं समझ में आता है। मैं जब आदमी कमजोर होता है तो कहीं ना कहीं एक झुकाव होता है, पर हमें लगता है कि अकड़, जब हमारे वहां कहा जाता है, एक कहावत कही जाती है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अकड़ जाता है, तब वो नहीं कहीं मुड़ पाता है, झुक पाता है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान बिल्कुल मरा हुआ साबित हो गया। क्या उसको समझ में नहीं आता कि भारत में ऐसे, मतलब आज ये समझिए कि पूरा भारत इसलिए गुस्से में है कि अरे तुमको अगर वार करना है तो आ जाओ आमने सामने, हम लड़ाई लड़ लेते हैं, मगर तुम छुप के उन बहनों की सिंदूर को उजाड़ते हो। जो कहा जाता है कश्मीर को स्वर्ग कहा गया है, भारत के स्वर्ग में आकर तुम मारपीट करते हो, खून खराबा करते हो। यह देश राम का है, यह देश हनुमान का है, यह देश रहमान का है, यह देश मनोज पांडे का है। उसको नहीं समझ में आता है क्या दिवाकर? अनूप देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने पाकिस्तान को समझा है, जाना है, उसके विषय में पढ़ा है। और हम लोगों ने चर्चा भी की कि पाकिस्तान की जो आवाम है उसके अंदर भारत की आवाम के खिलाफ इतना ज्यादा जहर घोल दिया गया है, और पाकिस्तान में वही सरकार बनती है जो भारत के खिलाफ बोलती है, भारत के खिलाफ जो है वो एक्शन लेती है, या भारत के खिलाफ। दिवाकर मैं रोकूं, यानी मान लिया जाए क्या कि भारत के खिलाफ वो बोलते हैं इसीलिए उनकी रोजी रोटी चलती है? और बिल्कुल देखिए, भारत के खिलाफ बोलते हैं तभी उनकी रोजी रोटी चलती है, क्योंकि आपने देखा होगा उनकी रोजी रोटी किससे चलती है? उनकी रोजी रोटी चीन से चलती है जो कहीं न कहीं भारत के खिलाफ रहता है। उनकी रोजी रोटी तुर्की से चलती है जो कि भारत के खिलाफ रहता है। उनकी रोजी रोटी ईरान से चलती है क्योंकि भारत के खिलाफ रहता है पाकिस्तान। तो जाहिर बात है कि जो भारत के दुश्मन है उससे पाकिस्तान दोस्ती करता है, उससे युद्ध के सामान लेता है, उससे खाने पीने की चीज लेता है, उससे कहीं कहीं कर्ज लेता है देश को चलाने के लिए। दिवाकर आपके ही बात पे आता हूं, अगर व्यक्ति अपने शक्तिशाली ना हो, अपने लड़ने की मद्दा ना हो, तो मुझे नहीं लगता कि एक सशक्त देश को आंख दिखाना चाहिए। जो लोग उनका पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, चाहे वो चाइना हो और चाहे अन्य देश हो, कितने दिन तक मदद कर लेंगे? कितने दिन तक पाकिस्तान को पाल लेंगे? कितने वो हथियार उनको गिफ्ट कर देंगे भारत के लिए लड़ने के लिए? उनको समझना चाहिए भारत एक बहुत बड़ा देश है।
ठीक है, वो चाहे चाइना हो और चाहे जो भी पाकिस्तान के मदद करने वाले, कितना कोई मदद कर लेगा। अरे ये लंगड़ा टूटा पाकिस्तान हमसे चल रहा है आंख मिलाने, दिवाकर। बिल्कुल अनूप, देखिए लेकिन इसमें एक बात और भी है, पाकिस्तान पूरी तरीके से टूटा हुआ है, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, और चाहे वो व्यक्तिगत तौर पे हो, मानसिक तौर पे वो पूरी तरीके से टूट चुका है। अब ऐसे में पाकिस्तान को पता है कि अगर उसको भुखमरी के कगार पे नहीं आना है तो उसको कहीं न कहीं दूसरे के घर से, पड़ोसी के घर से खाना मांग के ही खाना पड़ेगा, वरना उसके जो बच्चे हैं, बच्चे यानी कि आवाम, उसकी आवाम जो है भूखी मर जाएगी। और ऐसे में पड़ोसी देश, उसके जो दोस्त हैं दूसरे देश, वो उनको तभी पाकिस्तान को खाना पानी, रोजगार और कहीं के पैसे देंगे जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ बोलेगा। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान भारत से दुश्मनी करता है तभी वो चीन का दोस्त कहलाता है, क्योंकि एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो चीन भी जानता है कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, इसलिए पाकिस्तान को चीन दोस्त समझता है और उसकी मदद करता है। दिवाकर, अक्षिता आपसे दिवाकर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब वो कहते हैं ना कि जब भारत माँ पे सवाल उठता है या उन पे कोई आँच आती है तो हर एक वीर जवान उनकी रक्षा के लिए आगे आता है, और ऐसा ही आज सर्वदलीय बैठक में हुआ जब जहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे हो चाहे राहुल गांधी हो, उन्होंने कहा कि सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उसका साथ देंगे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपने सही सवाल किया है कि भारत के खिलाफ जब भी कोई आंख उठा के देखेगा भारत के खिलाफ या भारत को आंखें दिखाने की कोशिश करेगा, तो भारत एक ऐसा देश है, वो भले ही सर्व धर्म वाला देश है, समभाव वाला देश है, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, लेकिन यहाँ के जो नागरिक हैं वो भारत के खिलाफ बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। और यही आज सर्वदलीय बैठक में देखने को मिला कि जितने भी दल है भारत देश में, सभी के नेता आज सर्वदलीय बैठक में पहुंचे और उन्होंने एक सुर में कहा कि मोदी यानी केंद्र सरकार, आप पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन लेना चाहते हो लीजिए, आतंकवाद के खिलाफ जो भी आप लड़ाई लड़ना हो लड़िए, हम सब आपके साथ एक स्वर में सुनाई पड़े। लेकिन अक्षिता, इसके अलावा अनूप, इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये तो सियासतदानों की बात है, एक बड़ी खबर ये भी है कि भारत पाक की युद्ध की तैयारी में 7 लाख ट्रक जो है वो भारत में तैयार किए गए हैं। और ये 7 लाख ट्रक किसी गवर्नमेंट ने यानी केंद्र गवर्नमेंट या किसी राज्य की गवर्नमेंट ने नहीं तैयार किए हैं। इंदौर में यानी कि जो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, वहां के ट्रक ऑपरेटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है, उसकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख के कहा गया है कि हम 7 लाख ट्रक युद्ध के लिए तैयार करके आपको देने के योगदान करने की इच्छा जताई है। दिवाकर, ये बात कहने वाला था कि जब भारत पे कोई आंख उठाता है, जब भारत की तरफ गंदी नजरों से देखता है, तो ये भारत है, यहां का बच्चा बच्चा हिंदुस्तान के लिए खड़ा मिलेगा। मैं वही बात करना चाहता था आपसे कि यहां का जो भी व्यापारी है, हमारा देश सुरक्षित रहेगा तभी हम कोई व्यवसाय कर सकते हैं, हमारा देश सुरक्षित रहेगा तब हम अपने घरों में सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूं इस समय दिवाकर कि जो बच्चे इस समय ग्राउंड में खेल रहे होते हैं या पढ़ाई कर रहे होते हैं, आज वो हाथों में तिरंगा लेकर बॉर्डर पर जाने की बात करते हैं। तो आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके रक्त में भारतीयता प्रवाह कर चुकी है, और मुझे लगता है कि हर भारतीय अपने आप पे गर्व करते हुए, जब बात सीमा पे आ चुकी है, जब बात देश पे आ चुकी है, जब बात बहन बेटियों के सिंदूर पे आ चुकी है, तो निश्चित रूप से आज भारत का हर भारतीय नागरिक तैयार मिल रहा है पाकिस्तान से एक करने में। अनूप, आपने सोशल मीडिया की बात की और नागरिकों की बात की, तो जो मॉकड्रिल हुआ पूरे देश में, तो दिवाकर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी और अनूप आपसे भी कि ऐसा मतलब बोला जा रहा है कि नागरिकों को अपने पास 5-6 महीने के लिए अपना फाइनेंशियल को स्टेट को अच्छा रखना चाहिए, कि अगर जंग का माहौल बन गया या पाकिस्तान और भारत की भी जंग हुआ तो उस बीच फाइनेंशियल की बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, बैंक से जुड़ी बाकी बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। इस पे क्या जानकारी मिल रही है हमें? दिवाकर, क्या मिल रही, कुछ जानकारी आपको मिल रही है क्या? दिवाकर बताएं, उसके बाद मैं बात करता हूं इस पे। जी दिवाकर। बिल्कुल बिल्कुल अक्षिता, देखिए जाहिर सी बात है कि जंगी माहौल जो होता है उसमें सेना जो है उसको बॉर्डर पे रहना पड़ता है, और भी अन्य चीजें, चाहे वो युद्धक सामान पहुंचाना हो सेना के पास या सेना के पास लगातार आपको खाने पीने का खाद्य रसद जो है पहुंचाना हो, वो सरकार उसकी तरफ कहीं न कहीं डाइवर्ट हो जाती है, क्योंकि
सेना को अगर ये सारी चीजें सरकार ने प्रोवाइड नहीं कराई, सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो हम युद्ध हार जाएंगे। ऐसे में जनता से ये कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को सुरक्षित करना ही है, यानी कि जो मॉकड्रिल की गई है वो भी इसीलिए बताया कि सुरक्षित करना, लेकिन आपको 4-5 महीने के लिए आपके पास आप परिवार के लिए और खुद के लिए उतना राशन पानी इकट्ठा करके फाइनेंशियली आपको मजबूत होना पड़ेगा कि सरकार अगर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रही उस युद्ध के समय में, तो आप वो भूखे न मरे। तो ये चीज कही जाती है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो कि कहीं कृषि प्रधान देश कहा जाता है कि विश्व में कृषि के। दिवाकर, मैं आप ही के बात को जोड़ते हुए आगे बढ़ाना चाहूंगा कि वो दुश्मन देश समझ ले, ये महाराणा प्रताप का देश है, यहाँ घास की रोटियां खाकर भी हम लड़ाई लड़ते हैं, तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने न्यूज़ 7 के स्टूडियो से कहता हूं, देश के प्रधानमंत्री से, आप आगाज करिए, अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। दिवाकर, अब बिल्कुल देखिए, न्यूज़ 7 हिंदी जो है लगातार इस खबर पे बना हुआ, लगातार नजर रखे, और न्यूज़ 7 हिंदी की तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा है कि देश को न्यूज़ 7 हिंदी की तरफ से जिस चीज की भी जरूरत होगी, तन मन धन तीनों चीज न्यूज़ 7 हिंदी के लोग और न्यूज़ 7 हिंदी संस्थान अपना लुटाने को तैयार है। लेकिन जो खाने की बात हुई है, जो फाइनेंशियल बात हुई है, तो फाइनेंशियल हम लोगों को मजबूत हो रहा है, लेकिन अपना भारत देश जो है वो विश्व में सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश कहलाता है। तो हमको 5-6 महीने नहीं, हमको साल भर अगर युद्ध के हालात झेलने पड़ेंगे तो खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे हालात में पड़ोसी जो है वो पड़ोसी की मदद करता हुआ दिखाई देता है। अभी हाल ही में 2 साल कोरोना जो महामारी आई थी उसमें भी देखा गया था, जो गरीब हैं उनको खाना देने के लिए कितने लोग खाना लेके अपनी गाड़ियों में भर भर के जाते थे, गरीबों को खाना देते थे जो रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, यानी कि रोज वो काम करते हैं और रोज उनको दिहाड़ी मिलती है, दिहाड़ी मजदूरों को खाने को नहीं था उनको देते हैं। तो अपना भारत इसमें भी है, अपने भारतीय ऐसे भी हैं कि ऐसे वक्त पे जो गरीब अमीर है वो गरीबों का ख्याल रखेगा, वो कहीं के उनको खाने की चीजें पहुंचाएगा। तो किसी को इस चीज से घबराने की या इस पे कहीं कहीं सोचने की जरूरत नहीं है कि हमको फाइनेंशियली मजबूत होना है। वाला है, ये भी आने वाला है, और अगर जंग हुई या फिर जंग जैसा माहौल बना तो इसका बिहार चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल देखिए, बिहार चुनाव पे अगर जंगी माहौल रहा तो उस वक्त चुनाव टाले जाएंगे और अंतरिम सरकार जो है वो कहीं न कहीं रहेगी। लेकिन अगर जंग होती है और जंग में अगर हम जीत जाते हैं तो फिर सियासी बातें इस माहौल में करना मुझे नहीं लगता उचित रहेगा। अभी चुनाव तक क्या सोचा जाए? पाकिस्तान अपने दाने के लिए सोचे, पाकिस्तान पहले पानी के लिए सोच ले, पाकिस्तान अपने फसल उगाने के लिए सोच ले। अगर पाकिस्तान आतंकवाद की फसल उगाएगा तो मैं भरोसा दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश ही उसके लिए काफी है वो फसल काटने के लिए। दिवाकर, अब बिल्कुल देखिए, उत्तर प्रदेश ही उस आतंकी फसल को काटने के लिए काफी ज्यादा है, भारत को तो बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के ही युवाओं को अगर भेज दिया जाएगा तो पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाएगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर हमारे खाने पीने की चिंता हो रही, तो आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से लगातार जब से सिंधु नदी का समझौता तोड़ा गया है, पानी रोका गया, तब से लगातार सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी लोगों की चीजें आ रही हैं। वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम आपको जूस पिलाएंगे, हम आपको खाना खिलाएंगे, हम आपको मिठाई खिलाएंगे, बस आप पानी दे दीजिए, पानी छोड़ दीजिए। तो वो प्यासे मर रहे हैं। तो हमारे खाने की, भारत के खाने की चिंता छोड़ दें और अपने पहले चिंता करें। देखा होगा कि एयरपोर्ट से जो उनके युवा है वही घबराई पोस्ट जो डाल रहे हैं। दिवाकर, क्या लगता है इनकी प्यास कौन बुझाएगा? अगर भारत नहीं बुझाता है तो कितने दिन चाइना इनकी प्यास बुझा लेगा? अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से सिंधु नदी का जल समझौता खत्म किया गया, जिस तरीके से चिनाब का पानी जो है वो रोका गया है, उसको देख के साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर जल्द ही समझौता ना हुआ, जल्द ही पाकिस्तान भारत के कदमों में ना झुका, तो पाकिस्तान युद्ध तो बाद में करेगा, जंग में तो बाद में मारा जाएगा, तबाह होगा। उसके पहले पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान प्यास से ही तबाह हो जाएगा। यानी इस बार आपने देखा होगा कि भारत ने एक तरफ से हमला नहीं किया, यानी कि उसने सैन्य कार्रवाई की, उसने आर्थिक तौर पे, यानी कि शेयर बाजार जिस तरीके से गिरा है, जिस तरीके से भारत के उद्योग जो है वो बंद हुए हैं, उसे आर्थिक तौर पे तोड़ दिया है। पानी बंद करके और जो खाद्य रसद वो बंद करके कहीं के उसको सामाजिक और शारीरिक तौर पे तोड़ दिया है, और मानसिक तौर पे तो जंगी तौर पे तो तोड़ा ही जा रहा है एयर स्ट्राइक करके। जी बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम इस चर्चा को अक्षिता के साथ आगे बढ़ाएंगे। अक्षिता, देखिए,
अब जब बात, अभी दिवाकर वही कह रहे थे, बात जब देश की आएगी ना, बात जब हम लोग वो राणा प्रताप के वंशज जी, हैं, बिल्कुल। हम घास खा के भी हम रह सकते हैं, मगर अब घास खाने की जरूरत नहीं है। ये कृषि प्रधान देश है। यहाँ हर किसान, जब देश की बात आएगी ना, तो यहाँ बोला जाता है जय जवान जय किसान। तो किसान भी इस समय तैयार है। अब बात पाकिस्तान अपने तय कर ले कि उसे क्या करना है, भारत के साथ लड़ाई लड़नी है या अपनी रक्षा पहले पानी से कर ले, पहले जो फसल उनके वहां बर्बाद हो रहे हैं अब पानी के चक्कर में उसको बचा ले, फिर वो हमसे लड़ाई करने के लिए। हमारा भारत का किसान इतना सशक्त है, इतना मजबूत है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एकदम से घटी थी, तो हमारा भारतीय किसान ही था जिसने इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया, और उसकी मेहनत थी कि जो है इकोनॉमी हमारी बढ़ी, हमारी आर्थिक जो चीज़ें थी वो वापस से उसी पोजीशन पे आ सकी। देखिए, मैं हमेशा कहता रहता हूं, हर डिबेट में कहता हूं, हर समय कहता हूं, मुझे गर्व है कि मैं एक किसान परिवार में पला बड़ा हूं। और मुझे लगता है कि अगर आप भी हैं या जो भी लोग हैं, वहां की 70% की आबादी किसानों पे आधारित होती है। अगर हम फसल ना पैदा करें तो हमें लगता है कि पाकिस्तान भी नहीं खा पाएगा। आप विश्वास करो, यहां से फसलों का आदान प्रदान होता है तो पाकिस्तान भी चैन से दाल रोटी खा पाता है। मगर मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अब मोदी सरकार ने तुम्हारे दाल रोटी पे भी पाबंदी कर दी है। विचार करो कि कितने दिन अगल बगल से भीख मांग के तुम खा पाओगे। पाकिस्तान, अक्षिता, पाकिस्तान की अगर बात करें तो पानी तो रोक दिया गया, वैसे भी वो प्यास से आधे सूख चुके हैं, और अगर अभी मोदी ने पानी खोल भी है तो वहां बाढ़ जैसी समस्या हो जाएगी। देखिए, समस्या आ चुकी है और अब ये समस्या अभी तक तो आग में जल रहा है, वो आग का बबूला अभी हो तक गया है। आग बबूला होके क्या करेगा? खिसियानी बिल्ली खम्मा खींचे, वही हाल है। बौखला के बस वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। भारत के लिए नथिंग है। भारत मतलब उसको एक चीज जान लीजिए, जैसे अगर आज मुझे लगता है कि कह दिया जाए कि यहाँ पाकिस्तान को नस्ते नाबूद करना है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के युवा काफी हैं। बाकी अपने वहां जो 28 राज्य हैं, 27 राज्य सेफ रहे, एक राज्य उसके लिए काफी है। पाकिस्तान की हैसियत क्या है अक्षिता? खाने बिना मन रहा है। मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस आ रही कि एक बिहारी का भी मैंने कल वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि हम जहां रुमाल रख देते हैं वो जगह हमारी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल सही है। अगर उन्होंने गमछा डाल दिया तो पूरा पाकिस्तान हमारा हो जाएगा। सही है, पाकिस्तान हमारा ही हिस्सा है। और देखिए, मैं एक चीज बता दूं कि सशक्त नेतृत्व की कमी थी पहले, और आज सशक्त नेतृत्व नरेंद्र मोदी में है। और निश्चित रूप में आप विश्वास मानिए कि अभी तक हम वो उसको कह सकते हैंकी डाल रहे थे, अब हम गमछा डाल देंगे। और विश्वास मानिए, बिहार और यूपी में गमछा बहुत चलता है। अगर ये गमछा डाल दिए ना तो पाकिस्तान का पता नहीं चलेगा। तो कहीं न कहीं अब बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है, और ये लग गया है, कल से ही लग गया है कि पाकिस्तान अगर विचार भी करेगा ना तो हमारे सैनिक घुस के मार के आएंगे। अक्षिता, अनूप, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षिता।